हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कंडेंस का ही टॉपिक, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी तो अब तक जो हमने किया था, ठीक है, हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें, उसमें हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फ्री माना है इनसाइड द सॉलिड। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फ्री मान के हम चल रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? ठीक है, जो फर्मी थ्योरी ने अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, बट अगर उसके एंड में आप रिजल्ट देखोगे वो फेल हुए थे। कुछ रिजल्ट ठीक थे बट कुछ रिजल्ट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। वो फेल क्यों हुए हैं? कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता इनसाइड द सॉलिड, क्योंकि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, इस पॉजिटिव कोर, ठीक है। इस न्यूक्लियस को मैं क्या बोल रही हूँ, कोर बोल रही हूँ, पॉजिटिव कोर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, वो क्या है, इस पॉजिटिव कोर के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल देखें, या फिर अगर हम बोले कि इसका पोटेंशियल देखें, तो वो कैसा होगा? तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हुई, उसके बाद क्या आई, बैंड थ्योरी आई। तो बैंड थ्योरी ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो पॉजिटिव कोर के पोटेंशियल के अंदर मूव करेगा। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव कोर्स है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। एक्चुअल में ये मैं बहुत दूर बना रही हूं, ये बहुत दूर नहीं होते भाई, ये बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे और हमारे पास पॉजिटिव कोर्स होंगी। तो हमारे पास ये कुछ क्या लग रहा है, ये हमारे पास एक पीरियोडिक पोटेंशियल की तरह लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक पीरियोडिक पोटेंशियल की तरह लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले बैंड थ्योरी में हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं, एक है ब्लॉच थ्योरम, एक है क्रॉनी-पेली मॉडल। इसमें क्या है, एक है ब्लॉच थ्योरम, एक है क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। अब हमारे पास सबसे पहले करते हैं ब्लॉच थ्योरम। अब ब्लॉच थ्योरम ने क्या माना है कि जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है, पीरियोडिक होता है। तो एक अगर वो पीरियोडिक है तो उसकी कुछ पीरियोडिसिटी होगी। वो पीरियोडिसिटी कितनी होगी, यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, ए। इसको हम क्या बोलते हैं, दो एटम के बीच में डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटिस पैरामीटर्स या फिर लैटिस कांस्टेंट। तो ए क्या है, लैटिस कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ए है, ठीक है, इतने के बाद फिर से ये आया है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस क्या है, ए है। तो ए क्या है, हमारी पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी है, ठीक है। ए हमारी पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी है। तो ए डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, ठीक है। जो आप पोटेंशियल x डिस्टेंस पे देखोगे वही आपको कहां पे मिलेगा, x प्लस ए पे मिलेगा। x प्लस 2a पे देखोगे तब भी वही मिलेगा, ठीक है। x प्लस 3a पे देखोगे तब भी आपको सेम ही पोटेंशियल मिलेगा। तो इस पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ये किसने माना है, ब्लॉच थ्योरम ने माना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ब्लॉच थ्योरम करते हैं। तो इसकी अजम्पशंस याद रखना, पीरियोडिक पोटेंशियल है विद पीरियोडिसिटी ए। ए क्या है, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस है, लैटिस कांस्टेंट है। अब अगर हम बात करें, एक तरफ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ हमारे पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है e रेज़ टू पावर आइटा kx। ये क्या होता है उसका वेव फंक्शन, एक प्लेन वेव होती है, एक प्लेन वेव होती है। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री मान के चले तो उसका वेव फंक्शन ये होना चाहिए। बट इस थ्योरी में, बैंड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो उसका वेव फंक्शन ये नहीं हो सकता। तो उसका वेव फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, वेव फंक्शन हो जाएगा, यहां पे आएगा u
ठीक है। आप u भी लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे v भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे भी हम u ही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो u ऑफ k, क्योंकि हम kth एटम की बात कर रहे हैं, kth इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो u k किसके, u k ऑफ x के, ठीक है। x पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। u ऑफ kx इंटू ई रेस टू पावर आइटा kx। देखो ये वाला फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन सेम है, बट यहाँ पे एक ये पीरियोडिक, ये पोटेंशियल ऐड हो गया है, सिर्फ इतना चेंज आया है। बैंड थ्योरी में फ्री पार्टिकल वाला वेव फंक्शन भी आएगा, बट साथ में एक पोटेंशियल आ गया है क्योंकि अब पार्टिकल पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा है। तो अब वेव फंक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन का ये बन गया है। अगर हम x, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल पीरियोडिक है, तो अगर हम x को x प्लस ए करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x को x प्लस ए करें, x को चेंज कर दिया x प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u ऑफ k x प्लस ए, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे x प्लस ए कर दो, ई रेस टू पावर आइटा x प्लस ए, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, u ऑफ x प्लस ए किसके इक्वल है, u ऑफ x के, तो मैं इसको u ऑफ x ही लिख सकती हूं। तो ये हो जाएगा u ऑफ x इंटू ई रेस टू पावर आइटा के एक्स इंटू ई रेस टू पावर आइटा के ए। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ई रेस टू पावर आइटा के एक्स इंटू ई रेस टू पावर आइटा के ए। अब अगर आप सिर्फ इतने फंक्शन को देखोगे, ठीक है, अगर आप सिर्फ इतने फंक्शन को देखो बाय यूजिंग दिस, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं, साई ऑफ एक्स। तो मैं इतने को क्या लिख सकती हूं, साई ऑफ एक्स, उसके बेस में क्या है के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के इंटू ये वाली टर्म ई रेस टू पावर आइटा के ए। तो अब हमारे पास वेव फंक्शन क्या बन गया है, साई ऑफ के एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू पावर आइटा के ए, ठीक है। तो x प्लस ए, अगर आप x डिस्टेंस पे देख रहे हो तो वेव फंक्शन ये मिलेगा, अगर आप x प्लस ए डिस्टेंस पे देख रहे हो तो वेव फंक्शन ये होगा। तो आपको सिर्फ नेट की बात करो, अगर आप गेट की चाहे जस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ब्लॉच थ्योरम की अजम्पशंस क्या थी, ठीक है। उसने क्या अज्यूम किया था, जो पोटेंशियल होता है वो पीरियोडिक होता है, तो पीरियोडिक की ये प्रॉपर्टी होगी। अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो उसका वेव फंक्शन ये नहीं होगा, उसके साथ एक पोटेंशियल मल्टीप्लाई होगा। अगर आप x प्लस ए डिस्टेंस पे देखोगे, जहां जहां x है वहां पे x प्लस ए कर दिया तो ये बन जाएगा। उसके बाद इसको यूज करके अब हमारे पास ब्लॉच थ्योरम का फंक्शन ये बन गया है, ठीक है। अब इस थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। तो इसका ब्लॉच थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, for an electron moving through a one-dimensional periodic lattice of energy of periodicity A, which of the following corresponding to a energy eigenfunction consisted with the Bloch theorem। एक मिनट चेक कर लूं, दिख रहा है ये, यस। तो अब यहाँ पे अब उन्होंने क्या कहा है कि कौन सा वेव फंक्शन ब्लॉच थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो ब्लॉच थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप x डिस्टेंस पे देख रहे हो, ठीक है, x डिस्टेंस पे जो वेव फंक्शन है वही किस पे होना चाहिए, x प्लस ए डिस्टेंस पे भी वही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को पोटेंशियल हो चाहे वेव फंक्शन हो, वो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन, हमने जिस भी वेव फंक्शन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए अब मैं सारे करके नहीं दिखा रही हूं, अब आपका होमवर्क क्या है, इस वाले वेव फंक्शन में, ठीक है, जैसे इसकी करेक्ट आंसर
करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। तो हम सी ऑप्शन से देखते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, बाकी कंडीशन में जहां जहां पे x है वहां पे x प्लस ए चेंज करके आपने चेक करना है कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वेव फंक्शन लिया, मैं सी ऑप्शन को चेक कर रही हूं। ठीक है, तो x को x प्लस ए रखा। अब क्या करोगे, जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर दिया, x प्लस ए, तो 2 पाई x प्लस ए बाय ए प्लस आइटा कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई बाय ए x प्लस ए, ये बन जाएगा। अब यहां से a एक्सपोनेंशियल i, यहां से 2 पाई x प्लस ए मल्टीप्लाई किया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई a बाय ए कैंसिल हुआ तो 2 पाई आ जाएगा, प्लस आइटा कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई मल्टीप्लाई किया 2 पाई x बाय ए प्लस a से a कैंसिल 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी चाहे हमारे पास, ठीक है, पाई आए चाहे हमारे पास 2 पाई आता है तो कॉस साइन में चेंज नहीं होगा या फिर साइन कॉस में चेंज नहीं होता है, तो कॉस 2 पाई का 2 पाई ही रहेगा। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्सपोनेंशियल आइटा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई एक्स बाय ए प्लस आइटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई x बाई ए। 2 पाई से 2 पाई प्लस करने से उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा। अब e रेस टू पावर आइटा 2 पाई, e रेस टू पावर आइटा 2 पाई को क्या लिख सकते हो, e रेस टू पावर आइटा 2 पाई, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस आइटा sin 2 पाई, और cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई 1 होता है और sin 2 पाई 0 होता है। तो इस टर्म से हमारे पास क्या आएगा 1, और बाकी फंक्शन हमारे पास क्या है, एज इट इज यही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स, तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। अगर आप ये वाली ऑप्शन देखोगे ना, इसमें अगर आप x प्लस ए करोगे, ठीक है, तो आपके पास पाई आएगा और e रेस टू पावर आइटा पाई कितना होगा, -1, तो -1 का चेंज आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आएगा, ठीक है, और इसमें भी हमारे पास पाई है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। तो ऐसे ब्लॉच थ्योरम का सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि पोटेंशियल पीरियोडिक होता है और वेव फंक्शन भी पीरियोडिक होता है। ठीक है, उसके बाद अब जो इसके कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, इसने वेव फंक्शन तो बता दिया कि ये होगा, बट ये एनर्जी फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये एनर्जी फाइंड नहीं कर सकता कि पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की विद इन अ सॉलिड कितनी एनर्जी होगी, वो ये फाइंड नहीं कर सकता। तो हमें नेक्स्ट मॉडल पे जाना पड़ा। ठीक है, वो नेक्स्ट मॉडल क्या है, क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। तो नेक्स्ट मॉडल क्या है, क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। अब इसमें क्या है, अगर हम देखें, हमने पोटेंशियल को कुछ ऐसे अज्यूम किया है, यहाँ पे पॉजिटिव कोर है, यहाँ पे पॉजिटिव कोर, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव कोर मानी है। अब इसको लेके थोड़ा सा, ठीक है, इसको लेके जो हमारे पास वेव इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होगा। तो इस क्रॉनिंग-पेनी ने क्या किया, ठीक है, इस मॉडल ने क्या अज्यूम किया कि इसका पोटेंशियल ऐसे नहीं होगा, वो स्क्वायर की तरह होगा, वो पोटेंशियल कुछ ऐसे होगा, वो पोटेंशियल कुछ ऐसे होगा, हमारे पास कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये है तो ये भी पीरियोडिक, ठीक है तो ये भी पीरियोडिक, क्योंकि अब अगर आप इस पोटेंशियल को लेके चलोगे इसकी एनर्जी नहीं फाइंड कर पाओगे, बट इस पोटेंशियल को अगर आप देखो, ये क्या है, एक फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल हम क्वांटम में करते हैं, उसकी एनर्जी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तभी इसने इस पोटेंशियल को अज्यूम कर लिया है ये। अब इसकी पीरियोडिसिटी हम लिमिट्स ले लेते हैं -b, 0 एंड a। तो इस
पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी किसके इक्वल होगी? पीरियोडिसिटी इक्वल होगी ए प्लस बी के। तो इस पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी किसके इक्वल होगी? ए प्लस बी के। ठीक है, तो यहां से पीरियोडिसिटी कैसे निकाल सकते हो? ए माइनस बी। पोटेंशियल इतना है, ये बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। पीरियोडिसिटी वही होती है कि किस इंटरवल के बाद पोटेंशियल अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिसिटी कितनी है? ए प्लस बी। अब यहाँ पे अब हमने, अगर आप इस रीजन में देखोगे, ठीक है, इस रीजन में पार्टिकल का कुछ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन कुछ पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है? इसको हम मान लेते हैं V नॉट। ठीक है, इस पोटेंशियल को मान लेते हैं V नॉट। अब अगर आप इतना, हमारे पास ये इतना पोटेंशियल क्या है? V नॉट, सिर्फ इस रीजन में। ठीक है, इस रीजन में अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना पोटेंशियल है? 0। ठीक है, अब इस रीजन में आओगे तब भी हमारे पास कितना है? V नॉट। इसमें आओगे तब पोटेंशियल कितना है हमारे पास? 0। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे V नॉट 0, ऐसे पोटेंशियल चल रहा है। अब हमारे पास वेव इक्वेशन क्या होती है? क्योंकि एनर्जी जो निकलेगी वो इस वेव इक्वेशन से ही फाइंड होगी। अब इसकी वेव इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्र, हम 1D की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा, प्लस 2m बाय एच कट स्क्र ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अगर हम सिर्फ फर्स्ट रीजन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट रीजन कौन सा है? जब b हमारे पास जो x है वो माइनस बी टू 0 में लाई कर रहा है। ठीक है, जब हमारा x है माइनस बी टू 0, मीन्स कि मैं इस रीजन की बात कर रही हूं। ठीक है, जब पार्टिकल इस रीजन में है तो हमारे पास पोटेंशियल कितना है? 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2m एच कट स्क्र ई और साथ में साई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस रीजन के लिए पोटेंशियल क्या हो गया है? 0। तो ये बन जाएगा, इसको हम क्या लिख देते हैं? अल्फा स्क्र। ठीक है, तो अल्फा स्क्र किसके इक्वल है? 2me बाई एच कट स्क्र। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस अल्फा स्क्र साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई है किस रीजन के लिए? माइनस बी टू 0 रीजन के लिए। अब अगर हम 0 टू ए रीजन के लिए देखें, ठीक है, अगर हम 0 टू ए रीजन के लिए देखें तब हमारे पास वेव फंक्शन क्या बनेगा? 0 टू ए रीजन के लिए पोटेंशियल कितना है? V नॉट। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2m बाई एच कट स्क्र ई माइनस वी नॉट साई इज इक्वल टू 0। यही बनेगा। अब अगर आप इस रीजन में बात करोगे, इस रीजन में पार्टिकल यहां से यहां नहीं आ सकता। पार्टिकल यहां से यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता किसी और एटम के पास। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इस एटम की कुछ बाइंडिंग एनर्जी है। जब तक वो बाइंडिंग एनर्जी क्रॉस नहीं होती, ठीक है, उसको उसकी इतनी बाइंडिंग एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो अब इस रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? कि हमारी एनर्जी लेस देन है V नॉट से। अगर हमारी एनर्जी पोटेंशियल से लेस है तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकता। ठीक है, यहां से वो यहां नहीं आ सकता। तो इस केस में एनर्जी लेस है V नॉट से, तो मैं माइनस कॉमन निकाल सकती हूं। तो डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्र माइनस आ जाएगा, माइनस 2m बाई एच कट स्क्र V नॉट माइनस ई साई इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को हम पुट कर देते हैं बीटा स्क्र। बीटा स्क्र इज इक्वल टू 2m बाई एच कट स्क्र V नॉट माइनस ई। अब हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई? डी स्क्र साई बाई डी एक्स स्क्र माइनस बीटा स्क्र साई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई है और एक इक्वेशन हमारी ये आ गई है। अब हमने इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो 3-4 पेजेस भर जाएंगे। हमें डेरिवेशन नहीं देखनी है, हमें सिर्फ रिजल्ट देखना है। और आपको भी
तीनों एग्जाम के लिए अब किसी में भी जाओगे, नेट में, गेट में, जस्ट में, टिफर में, किसी भी एग्जाम में जाओगे, आपको सिर्फ उसका रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लॉच थ्योरम का किया था, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ठीक है, हमें सिर्फ वो लर्न करना है। तो इसका रिजल्ट आएगा P sin अल्फा ए बाय अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। अब इसमें टर्म्स देख लो, P हमारे पास क्या है, एम वी नॉट ए बी बाय एच कट स्क्वायर। P की वैल्यू है एम वी नॉट ए बी बाय एच कट स्क्वायर, और अल्फा हम निकाल चुके हैं, ये था, और यहाँ पे A क्या है, विड्थ थी, ठीक है, हमारी विड्थ थी, और यहाँ पे बाकी बाकी टर्म्स नोन है, और K क्या है, K हमारा वेव वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर का होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, ठीक है, उस वेव का वेव वेक्टर कितना है, K है। तो इसमें इस इक्वेशन में सभी टर्म्स नोन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं क्या करती हूँ, पोटेंशियल को एक बार जीरो रख के देखती हूँ, एक बार क्या कर देती हूँ मैं, इन्फानाइट, ठीक है, क्योंकि हमने जो अभी किया था, एक बार जीरो पोटेंशियल था और एक बार वी नॉट पोटेंशियल है। तो अगर मैं पोटेंशियल को इन्फानाइट कर दूं, ठीक है, इन्फानाइट मीन्स बहुत लार्ज कर रही हूं, तो लार्ज किया तो हमारे पास क्या होगा, अगर वी नॉट इन्फानाइट है तो इसको इन्फानाइट करोगे तो पी भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है, P भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। बट अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इसकी ये वाली टर्म क्या हो रही है, इन्फानाइट, ठीक है, बट ये वाली टर्म इन्फानाइट नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस इक्वेशन को एग्जिस्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन्फानाइट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इन्फानाइट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो हमारे पास इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा, साइन अल्फा ए बाय अल्फा ए को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। P इन्फानाइट है, इसको जीरो करने के लिए, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो जीरो किया तो यहां से साइन अल्फा ए किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, जब साइन n पाई होगा, ठीक है। साइन किस पे, साइन जीरो पे जीरो होती है, पाई पे भी जीरो होती है, 2 पाई पे भी जीरो होती है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां से साइन के साथ साइन कैंसिल, तो अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाय ए। अब इसका स्क्वायर कर दो, इस इक्वेशन का स्क्वायर किया, ये बन गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली, ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट की 2me बाय एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से हमारे पास ई की क्या वैल्यू आ गई, एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2m ए स्क्वायर, ये एनर्जी आ गई है, ठीक है। ये एनर्जी किसके लिए होती है, ये होती है हमारे पास जब पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स में हो, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो जब हमारे पास पार्टिकल 1D बॉक्स में होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि अंदर पोटेंशियल जीरो होता है और बाहर इन्फानाइट होता है, तो यही वाला केस आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अगर मैंने पोटेंशियल जीरो माना है, पोटेंशियल जीरो मीन्स पार्टिकल कंप्लीटली फ्री है, ठीक है, पार्टिकल कंप्लीटली फ्री है, तो ये किसकी एनर्जी है, फ्री पार्टिकल की एनर्जी है, फ्री पार्टिकल की एनर्जी है। अगर आप फ्री पार्टिकल को देखोगे, इसकी एनर्जी क्या आई है, n की वैल्यू 1 रखोगे कुछ एनर्जी आएगी, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, ऐसे हमारे पास कुछ एनर्जीज आएंगी, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू, ये क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। तो जैसे ही पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, पार्टिकल फ्री हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, पार्टिकल क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्री हो जाएगा। अगर पार्टिकल फ्री होता है, ठीक है, अगर पार्टिकल फ्री होता है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैं बोल रही हूं कि पार्टिकल फ्री है, ये पार्टिकल फ्री नहीं है क्योंकि पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल के अंडर है, पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल के अंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास, आपने याद क्या रखना है, ठीक है, जो मैं ये बोल रही थी फ्री पार्टिकल कब होगा, अगर पोटेंशियल जीरो होगा। बट यहाँ पे हमने कौन सा केस कर रहे हैं, जब पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट है। तो जैसे ही पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है हमारे एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं, डिस्क्रीट हो जाते हैं। इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको लर्न करना है। अब पोटेंशियल इनफाइनाइट करके देखा है तो ये एनर्जी आ गई है जो 1D बॉक्स की तरह आती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अब पोटेंशियल को क्या कर दिया, जीरो, अगर पोटेंशियल को कर दिया जीरो तो हमारे पास पी भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पी जीरो होता है तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। तो यहां से ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ के ए, कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ के ए। कॉस के साथ कॉस से कैंसिल तो अल्फा ए इज इक्वल टू के ए, यहां से ए के साथ ए कैंसिल तो अल्फा इज इक्वल टू के। तो इसकी स्क्वेयरिंग कर दोगे, अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, 2m बाय 2m e बाय एच कट स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर, यही वैल्यू थी। तो अब यहां से e की वैल्यू क्या आ गई, e की वैल्यू आ गई यहां से के स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय 2m ई स्क्वेयर, यही आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है, तो आप अगर देखोगे एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय 2m, एच कट पी को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट, तो पी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर, तो ये क्या है पी स्क्वेयर बाय 2m। तो ये क्या है, ये आई है जब पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जीरो मींस पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो पार्टिकल फ्री है। इस वाले केस में फ्री होगा, पिछले वाले केस में इनफाइनाइट पोटेंशियल था तो पार्टिकल फ्री नहीं था। अब इस वाले केस के लिए अगर आप देखोगे पार्टिकल टोटली फ्री है। ठीक है, अगर पार्टिकल फ्री है उसकी एनर्जी क्या है, के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है। आप के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, जैसे मोमेंटम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर कुछ भी हो सकती है तो ये हमारे पास कौन सा केस आएगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस का केस आएगा। ये क्या है, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स आएंगे, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल। तो अगर आप वी नॉट को इनफाइनाइट करते हो तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। बट जैसे ही आप पोटेंशियल को जीरो करते हैं तो आपके पास कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपने क्रोनी-पेनी मॉडल में सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, इस इक्वेशन से ही सब कुछ आना है। ठीक है, इस इक्वेशन से ही सब कुछ आपने ड्राइव करके सीखना है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो v को इनफाइनाइट करोगे तो डिस्क्रीट, अगर पोटेंशियल जीरो होता है तो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स कब आएंगे, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए थी कि कंटिन्यूस एनर्जी लेवल के लिए पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन का ग्राफ बना के देखें, इसी इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बना के देखें तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इस तरफ हम रखते हैं के ए, ठीक है, के ए की बजाय इसको अल्फा ए रखते हैं। इस तरफ हम ये वाली टर्म रखते हैं पी साइन अल्फा ए बाय अल्फा ए प्लस कॉस ऑफ अल्फा ए। ठीक है, इस एक्सिस के लॉन्ग ये रखा है और इस एक्सिस के लॉन्ग अल्फा ए रखा है। अब अगर आप इस तरफ देखोगे क्या है, ये हमारे पास कॉस है तो इस तरफ कॉस का वेव फंक्शन बनेगा। तो ये दोनों इक्वल है तो ये ओवरऑल हमारे पास किसकी तरह होगा, कॉस की तरह होगा। ठीक है, जो हमारे पास बनना चाहिए ग्राफ वो कॉस की तरह बनना चाहिए क्योंकि उसके राइट साइड में कॉस पड़ा है। तो कॉस का हमारे पास क्या होता है, ये होता है ग्राफ, ये हमारे पास क्या है, कॉस का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू देखें, कॉस की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आप कॉस पाई रखते हो तो -1, अगर आप कॉस और क्या रख सकते हो 2 पाई रखोगे तो
1 आ जाएगी। ठीक है, cos 0 भी रखते हो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर से cos 2 पाई करोगे 1 आ जाएगी, क्रॉस 3 पाई करोगे -1 आ जाएगी। तो cos की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस में लाई कर रही है, -1 to 1। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है +1। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी यहां कहीं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है +1 और ऐसे ही इसकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है -1 पे। ठीक है, cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये जो ग्राफ है, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे पास सिर्फ अलाउड रीजन है, क्योंकि अगर +1 के ऊपर जाओगे वो अलाउड रीजन नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ इतना पोर्शन हमारे पास क्या है, अलाउड है, सिर्फ इतना पोर्शन अलाउड है जो ये बनाया है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी भी बना सकते हो ग्राफ में। ठीक है, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये रीजन हमारे पास अलाउड रीजन है, अलाउड रीजन। ठीक है, बाकी ये जो रीजन है और इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो क्या है, हमारे पास नॉन अलाउड है। ठीक है,